Good morning, students. Welcome to the online classes of RRB Group of Schools. Today, I am going to teach you one of your grammar topics, and that is narration. That is narration. What is narration? Narration is derived from another English word, narrate, which means to say something. Which means to say something. It has two other names. First of them is assertion and second is declaration. Narration is of two kinds. Number first, direct narration. And number second, indirect narration. So, let's once again see what we learned. Narration is derived from another English word, narrate, which means to say something. Narration has two other names, assertion and declaration, and narration is of two kinds. First of them is direct narration and the second one is indirect narration. What is direct narration? What is direct narration? When we put the sentence of any subject in actual words, it is called direct narration. And when we put the statement of any subject in our own words, it is called indirect narration. तो है क्या बेटा, देखिए जरा, नरेशन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के एक दूसरे शब्द नैरेट से बना है, जिसका अर्थ होता है टू से समथिंग, किसी बात को कहना, या आप कह सकते हैं कुछ कहना, किसी बात का वर्णन करना। इसके दो नाम और मिलते हैं, पहला है असर्शन और दूसरा है डिक्लेरेशन। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। नरेशन को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये सीधी सी बात है कि मैं कुछ बोल के आपको पढ़ा रहा हूं। इफ आई एम सेइंग ए थिंग, अगर मैं किसी बात को कुछ कह रहा हूं, इट मीन्स आई एम नरेटिंग एनी टॉपिक ऑफ योर कोर्स। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको कुछ बोल के पढ़ा रहा हूं, कुछ कह के पढ़ा रहा हूं, तो कोई ना कोई टॉपिक ऐसा जरूर है आपके कोर्स का जिसको मैं नरेट कर रहा हूं, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं। और इस वर्णन करने को या नरेट करने को हम कहते हैं क्या बेटा, नरेशन, जिसका नाम क्या है, कथन। जिसका नाम क्या है बेटा, कथन। So what we learned that narration is derived from another English word, narrate, which means to say something. It has two other names, assertion and declaration. अब बेटा narration दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है बेटा डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। पहला आपका डायरेक्ट नरेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा प्रत्यक्ष कथन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन? डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि व्हेन वी पुट any statement of a subject in actual words, it is called direct narration. जब हम सब्जेक्ट की बात को उसी के शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, तो उस नरेशन को कहते हैं बेटा डायरेक्ट नरेशन। और when we put the statement of a subject in our own words, it is called indirect narration. जब हम उस सब्जेक्ट की बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, उसे तोड़कर प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेटा इनडायरेक्ट नरेशन। आफ्टर reading the definition of direct and indirect narration,
we should think about a question. And what is the question? The question is that if we have to face the problem of subject and object even in the narration, क्या हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो परेशानी है वो नरेशन में भी उठानी पड़ेगी? इफ यू आर थिंकिंग सो, यू आर राइट। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि नरेशन में भी हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समस्या से आमना सामना करना पड़ेगा, बट इट्स डिफिनीशन इज डिफरेंट। लेकिन इसकी परिभाषा यहां पर जो है वो बिल्कुल अलग है। व्हाट इज द डिफरेंस? वो डिफरेंस, वो भिन्नता, वो अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। लेट्स सी टू वर्ड। फर्स्ट ऑफ देम इज सब्जेक्ट and second one is object. Yes, in lower classes we have learned that who is subject? One who does the work. One who does the work. It means बेटा सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आपने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा होगा कि जो कार्य को करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एंड हु इज ऑब्जेक्ट? फॉर whom the work is done. जिस वस्तु के लिए कार्य किया जाता है, जिस वस्तु के लिए कार्य किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं। वी हैव लर्न इट, हम इसको पढ़ चुके हैं। बट इन नरेशन इट्स डेफिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट। इनकी जो परिभाषाएं हैं वो बिल्कुल वो पूरी तरह से अलग है बेटा। वो कैसे? हु इज सब्जेक्ट? वन हु स्पीक्स। वन हु स्पीक्स, जो बात को कहे, जो बात को कहे बेटा वो सब्जेक्ट। एंड हु इज ऑब्जेक्ट? वन हु लिसन्स, जो बात को सुने। तो हमें क्या पता चला? बात को जो कहेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा और जो बात को सुनेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा बेटा। फिर चलिए एग्जांपल देते हैं। मैं बात को कह रहा हूं और आप बात को सुन रहे हैं। जब मैं बात को कहने का कार्य कर रहा हूं तो उस समय मेरा रोल बेटा क्या हो गया? सब्जेक्ट का हो गया। और आप बात को सुन रहे हैं तो इस समय आपका रोल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का हुआ। ठीक है ना? अब देखिए, अगर इस टॉपिक को कंटिन्यू करते समय मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए कि टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और आप उठकर खड़े हुए बेटा मुझे उसका आंसर बताने के लिए। जब आपने बोलना शुरू किया, जब आपने बोलना शुरू किया तो आपका जो रोल था वो चेंज हो गया। आपका जो रोल था वो क्या हुआ बेटा? चेंज हो गया। आपने बोलना शुरू किया तो आप हो गए सब्जेक्ट, और मैंने सुनना शुरू किया बेटा तो मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके। तो हमने ये देखा बेटा कि वन हु स्पीक इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड वन हु लिसन्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो बात को कहता है वो सब्जेक्ट होता है, जो बात को सुनता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? Subject does the work of speaking, therefore it has another name and that is speaker. Subject बात को कहने का काम करता है, बोलने का काम करता है, जिसे हम स्पीक कहते हैं। इसलिए सब्जेक्ट का एक और नाम मिलता है बेटा जिसको स्पीकर कहा जाता है। और इस स्पीकर को हिंदी में कहते हैं बेटा वक्ता, जिसका मतलब होता है बोलने वाला। जिसका मतलब क्या होता है? बोलने वाला। ऑब्जेक्ट बात को सुनने का काम करता है, उसे ऑड करने का काम करता है। इसलिए बेटा इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं श्रोता। तो इतना भी आपको क्लियर हुआ होगा। क्या क्या आपको बताया मैंने आपको ये बताया कि नरेशन अंग्रेजी भाषा के एक दूसरे शब्द नैरेट से बना है, जिसका अर्थ होता है टू से समथिंग, कुछ कहना या किसी बात को प्रस्तुत करना। नरेशन के दो नाम और मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ देम, उसमें से पहला क्या है बेटा? असर्शन, और दूसरा उसे हम क्या कह सकते हैं? डिक्लेरेशन कह सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि अब नरेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि व्हेन वी पुट द स्टेटमेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट इन एक्चुअल वर्ड्स इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। जब हम किसी वक्ता या किसी सब्जेक्ट की बात को उसी के शब्दों में प्रस्तुत कर देते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं लाते, तो उस नरेशन को या उस फॉर्म ऑफ नरेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एंड व्हेन वी पुट द स्टेटमेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट इन आवर ओन वर्ड इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम वक्ता की बात को या सब्जेक्ट की बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं।
और मैंने आपसे ये भी पूछा कि इन परिभाषाओं को पढ़ने के या सुनने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर पुटअप हुआ होगा बेटा कि क्या नरेशन में भी हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसी समस्याएं मिलने वाली हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिलने वाली हैं। वी कांट अवॉइड देम, हमने बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बेटा डेफिनेशन क्या है? तो इन लोअर क्लासेस वी हैव लर्न दैट वन हु डज द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड फॉर हुम द वर्क इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो वाक्य में कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस वस्तु के लिए कार्य किया जाता है बेटा उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो बात को कहने का काम करता है, स्पीक करने का काम करता है, इसलिए सब्जेक्ट का एक नाम और बेटा क्या पढ़ा था? स्पीकर। और ऑब्जेक्ट जो है वो बात को सुनने का काम करता है, उसे ऑड करने का काम करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का एक दूसरा नाम क्या है बेटा? ऑडियंस, जिसे हम श्रोता कहते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। अगला शब्द जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है बेटा, एंड इट इज स्पीच। स्पीच इट इज ऑफ टू काइंड। ये दो प्रकार की होती है बेटा। नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग स्पीच, एंड नंबर सेकेंड, reported speech. Now we shall see what is difference between reporting speech and reported speech. We can also see that this particular word is speech, and in some book there are there is another word beta, and that is verb. But you should use the word speech. आपको speech word ही यूज करना चाहिए जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे बेटा। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस क्या है बेटा? फॉर दिस क्लियरेंस, इसको क्लियर करने के लिए वी शुड गो टू ए डायरेक्ट नरेशन। हमें डायरेक्ट नरेशन के पास जाना चाहिए। और वो क्यों? आइए देखते हैं बेटा। इसके डिफरेंस को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या अंतर होता है। इनडायरेक्ट नरेशन वी फाइंड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, एंड इन इनडायरेक्ट नरेशन वी फाइंड ए कंजक्शन। एंड व्हाट इज कंजक्शन? आई विल टेल इट लेटर, मैं इसको बाद में बताऊंगा बेटा। तो मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट नरेशन में हमको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा मिलता है, और इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें कोई कंजक्शन मिलता है। अब ये कंजक्शन क्या है बेटा, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो लेट्स सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। ए डायरेक्ट नरेशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। डायरेक्ट नरेशन वो दो टुकड़ों में बटा होता है। फर्स्ट, आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, एंड सेकेंड, इन इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस है वो दो टुकड़ों में बटा होता है। आप देख रहे होंगे कि एक टुकड़ा बेटा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और दूसरा टुकड़ा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अब जो टुकड़ा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम कहते हैं बेटा रिपोर्टिंग स्पीच। वी कॉल इट reporting speech, and the piece of this sentence which is inside the inverted comma is called reported speech. Watch carefully students, ध्यान से देखिएगा। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस स्ट्रक्चर का है। वो कैसे? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो टुकड़ा होगा उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टुकड़ा होगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा। ये कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि पहले रिपोर्टिंग स्पीच ही आए, पहले रिपोर्टेड स्पीच भी आ सकती है और उसके बाद जो है रिपोर्टिंग स्पीच आ सकती है, बट द डिफरेंस इज सेम।
जो टुकड़ा, जो पार्ट उस सेंटेंस का वो इन्वर्टेड कॉमा से आउटसाइड होगा, बाहर होगा, वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस? द नेक्स्ट डिफरेंस इज ग्रामेटिकल डिफरेंस। अगला जो अंतर है उन दोनों में वो व्याकरण का अंतर है, उनके रोल का अंतर है बेटा। क्या अंतर है उनके रोल का? रिपोर्टिंग स्पीच डज द वर्क ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। Reporting speech does the work of giving information, and reported speech is the speech which contains hidden information. कहने का मतलब क्या बेटा? रिपोर्टिंग स्पीच का काम हमें सूचना देना होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में वो सूचना छिपी होती है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, या फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड वर्ब, तो आप उससे कहिएगा कि इसमें भैया दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कौन सा है? पहला डिफरेंस उनकी पोजीशन पर है, उनकी स्थिति पर है। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सूचना देने का काम करती है, और रिपोर्टेड स्पीच में वो सूचना छिपी होती है। मैंने आपको बताया ना कि रिपोर्टिंग स्पीच डज द वर्क ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, एंड इन रिपोर्टेड स्पीच देयर इज ए हिडन इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? अगर इतना कहने के बाद भी उस सामने वाले व्यक्ति ने एक शब्द में कह दिया कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो कहिएगा कोई बात नहीं, लेट्स लर्न एबीसी। चलिए एबीसीडी पढ़ते हैं बेटा। मान लीजिए किसी क्लास में 3 बच्चे हैं। मान लीजिए किसी क्लास में बेटा कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, और वो 3 बच्चे कमरे में एक साथ बैठे हुए हैं। वो 3 बच्चे कमरे में एक साथ बैठे हुए हैं किसी बात को लेकर, फॉर एनी एक्सक्यूज, कोई रीजन ऐसा रहा होगा कि ये दोनों बच्चे आपस में लड़ जाते हैं। कौन कौन बेटा? ए एंड बी। एंड हु इज वॉचिंग साइलेंटली? चुपचाप कौन देख रहा है? थर्ड स्टूडेंट सी। वो क्या करता है बेटा? कुछ समय के बाद वो जाता है प्रिंसिपल ऑफिस में, और वहां पर ये इंफॉर्मेशन देता है कि सर कमरे में लड़ाई हो रही है। अब आप कहेंगे कि इस छोटे से इंसिडेंट में बेटा की रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच कहां से आ गई? बिल्कुल आ गई। हुआ क्या था जरा एक बार फिर सोचिएगा कि एक कमरे में 3 स्टूडेंट बैठे थे बेटा, ए बी एंड सी। एक कमरे में 3 स्टूडेंट बैठे थे, ए बी और सी। किसी बात को लेकर ए और बी आपस में उलझ गए, तो सी थोड़ी देर तक उस झगड़े को देखता है या तुरंत वहां से उड़ जाता है, और प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर ये कहता है कि सर मैडम कमरे में झगड़ा हो रहा है। अब आप हमको ये बताइएगा कि सी कमरे से अपने निकला था प्रिंसिपल ऑफिस में क्या करने के लिए? सूचना देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो सी का कमरे से निकलना और प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचना, ये उसकी रिपोर्टिंग स्पीच है। और जैसे ही उसने ये कहा बेटा कि कमरे में झगड़ा हो रहा है, यही तो हिडन इंफॉर्मेशन थी, वो छिपी हुई सूचना यही तो थी ना जिसको वो देने के लिए गया था। तो जैसे उसने कहा कि सर या मैडम कमरे में लड़ाई हो रही है, ठीक है, झगड़ा हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए बेटा। क्लास में मैं आया, स्टूडेंट्स बैठे थे, मैंने पूछा कि बताइए कि कल तक मैंने कहां तक पढ़ाया था और हमें आज से कहां से स्टार्ट करना है। तो आप अपनी सीट पर खड़े होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सर इस पैराग्राफ से हमको आज से स्टार्ट करना है। तो आपका अपनी सीट से उठना, आप क्यों उठे थे? फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन। So the work what you did, standing up from your bench or from your chair, आपका अपनी सीट से, आपका अपनी कुर्सी से उठना सूचना देने के लिए, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। और जैसे ही आपने कहा कि सर इस पैराग्राफ से हमको पढ़ाना है, एंड दैट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। उसी छिपी हुई सूचना को बताने के लिए आप अपनी सीट से खड़े हुए थे। क्लियर? ओके। Next heading, person. There are 3 kinds of persons बेटा। 3 तरह के पर्सन होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन,
number second person, and number third person. First person, one who speaks, जो बात को कहता है. सेकेंड पर्सन, टू whom he speaks, जिससे वो बात को कहता है. एंड थर्ड पर्सन, अबाउट whom he speaks, जिसके बारे में वो बात करता है. बात मेरी समझ में आई? जो बात को कहे बेटा वो फर्स्ट पर्सन का, जिससे बात को कहे सेकेंड पर्सन का, और जिसके बारे में बात को कहे वो थर्ड पर्सन का. एक बार फिर से देख लीजिए कि मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट फिर हैं किसी कमरे में. ए ने कुछ कहा बी से, तो ए हो गया बेटा आपका फर्स्ट पर्सन. बी से उसने कहा है तो बी हो गया सेकेंड पर्सन. और अगर बात जो है वो सी के बारे में की जा रही है तो वो कौन सा पर्सन हो गया बेटा? थर्ड पर्सन हो गया. ये तो क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट टॉपिक, केस. केस इज ऑल्सो 3 काइंड. केस भी 3 तरह के होते हैं बेटा. कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, सब्जेक्टिव केस. नंबर सेकेंड, ऑब्जेक्टिव केस. एंड नंबर थर्ड, पॉजेसिव केस. Subjective case, what do you understand by the word subjective case? Pronouns, those pronouns which are used as a form of subject in any sentence. ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है आर कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन. उन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, उन्हें हम सब्जेक्टिव केस नहीं कहते. ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम किसी वाक्य में सब्जेक्ट की जगह करते हैं या सब्जेक्ट के रूप में करते हैं उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. एंड द वे ऑफ राइटिंग as a subject is called subjective case. क्या कहना चाहते हैं हम? ये कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. और सब्जेक्ट के रूप में लिखने का तरीका वो कहलाता है सब्जेक्टिव केस. फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, he, she, it, we, they. Number second, objective case. Those pronouns which are used as a form of object in any sentence are called objective pronoun, and the way of writing those pronouns called objective case. क्या मतलब है बेटा? कि ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. और ऑब्जेक्ट के रूप में उन प्रोनाउंस को लिखने का तरीका वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम. Number third, possessive case. Possessive case shows relations and possessions. Possessive case के अंतर्गत हम ऐसे प्रोनाउन को रखते हैं जो किसी से संबंध या अधिकार को बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, my, your, his, her, its, or their. So today we shall finish this topic till here, and tomorrow we shall see the next topic of this grammatical portion. Have a nice day.